स्थान ले लें। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से अनुरोध है, सभी आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हमारे आज के मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है और मैं अनुरोध करूंगा कि मां भारती के सम्मुख पुष्प अर्पण कर सभी अतिथिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। मेरा अनुरोध है, आज के मुख्य अतिथि, आज के अतिथिगण हमारे परम पूज्य सरसंघचालक जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अखिल भारतीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिल भारतीय महामंत्री जी, सभी अपना अपना स्थान पर बैठ जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अपने अखिल भारतीय सहजेवी प्रमुख श्रीमान धर्मपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ले लें। मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रांत अध्यक्ष श्रीमान संजीव जी से कि वो भी अपना मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। मंचासीन अतिथिगण, परिचय के लिए आज हमारे बीच में माननीय अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान बद्रीनारायण चौधरी जी, आप जयपुर राजस्थान से हैं। माननीय अखिल भारतीय महामंत्री श्रीमान मोहनी मोहन मिश्र जी, आप उड़ीसा से हैं। माननीय अखिल भारतीय सहजैविक प्रमुख श्रीमान धर्मपाल जी, आप शामली से हैं। माननीय प्रांत अध्यक्ष श्रीमान संजीव जी, आप बिजनौर से हैं। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा अपने माननीय अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान बद्रीनाथ चौधरी से, आज के हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य सरसंघचालक जी का गौ माता स्मृति प्रतीक चिन्ह, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राकेश त्यागी जी से, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ मेरठ, हमारे माननीय अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान बद्रीनाथ चौधरी जी का गौ माता प्रतीक चिन्ह, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। श्रीमान अश्वनी जी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे बीच में अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान मोहनी मोहन मिश्र जी का पुष्पगुच्छ और श्रीफल देकर स्वागत करें। माननीय अखिल भारतीय महामंत्री श्रीमान मोहनी मोहन मिश्र जी,
श्री आकाश जी से निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय अखिल भारतीय सहजैविक प्रमुख श्रीमान धर्मपाल जी का पुष्पगुच्छ और श्रीफल देकर स्वागत करें। श्रीमान जुगनेश जी से निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय प्रांत अध्यक्ष श्री संजीव जी का पुष्पगुच्छ और श्रीफल देकर स्वागत करें। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना हेतु मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय अखिल भारतीय महामंत्री श्री मोहनी मोहन मिश्र जी। भारत माता की, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। हस्तिनापुर में बैठे हैं हम लोग। भारत माता की, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। भगवान बलराम की, भगवान बलराम की। मंच पर उपस्थित परम पूजनीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक परम पूजनीय मोहन भागवत जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बद्रीनारायण जी चौधरी, अपने सहजैविक प्रमुख इस प्रांत के भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष, मेरे सामने बैठे मेरे किसान भाई और बहनों, पिछले 25-30 साल से जब से पता लगा कि ये रासायनिक खेती सारी काफी समस्याओं का जड़ है, कैंसर तक पैदा करता है, उसके काफी पहले भी भारतीय किसान संघ अंदेशा लगाया था गड़बड़ तो कहीं हो रहा है। सारी लोगों के ताना सहते हुए कभी कभी लोग तो बोलते थे अरे यार गोबर के आधार पर खेती होता है क्या। जब गोबर के आधार पर, गाय के आधार पर खेती की कल्पना लोगों के दिमाग से निकल चुका था, तब भारतीय किसान संघ ने ठान लिया था कि यही रास्ता है। देश की जनता को पर्याप्त तो खाना खिलाना, देश को, जनता को सुपोषण वाले खाना खिलाना, देश की जनता को स्वास्थ्य वर्धक खाना खिलाना, देश की जनता को कुपोषण से मुक्ति दिलाना, उसके लिए एक ही रास्ता है, गो आधारित जैविक कृषि। जब अपने देश में काफी लोग इसके खिलाफ भी मंतव्य देने लगते थे, लेख लिखते थे, कहां से आ गए ये लोग, तब भी किसान संघ हिम्मत के साथ ये काम को आगे बढ़ाया। हमको याद है, हम जब कृषि महाविद्यालय में पढ़ते थे, हर हफ्ता में एक बार बस में बैठकर गांव-गांव जाते थे किसानों को समझाने के लिए। पहले हम लोगों ने बताया भाई लोग थोड़ा यूरिया डालो, अच्छा खेती होगा, अच्छा चिकना चिकना दिख रहा है। लोगों ने यूरिया डाले। जब थोड़े दिन के बाद फिर गया, बोले कि यार भाई साहब अच्छा तो पेड़ पौधे अच्छा हो गए, फल नहीं अच्छा आ रहा है। फिर हमने उनको बताया, हमने यानी मेरे साथी लोग जितने लोग हम पढ़ते थे उनको समझाने लगे, अरे सिर्फ यूरिया डाला है क्या? हाँ जी वैसा, थोड़ा फॉस्फेट भी डाल दो।
उन्होंने फॉस्फेट भी डाला। जब अच्छा परिणाम नहीं निकला तो शोध करते हुए वैज्ञानिक लोग हम लोगों के माध्यम से गांव में पहुंचाया, थोड़ा पोटाश भी डालो। ये सारी डालते डालते जब किसान थक गया, फिर भी अच्छा परिणाम नहीं दिख रहा था, तब वैज्ञानिक लोग, तकनीक लोग बोले थोड़ा मॉलिब्डेनम डालो, थोड़ा जिंक डालो, थोड़ा सल्फर डालो, थोड़ा ये डालो, थोड़ा माइक्रोन डालो, ये बोलते गए। किसान करते गया, किसान की परेशानियां बढ़ते गया। जनता जो खाता था वो खाना, उनका ही परेशानी बढ़ता गया। अभी कम से कम सारे जो तंत्र है, सरकार से लेकर वैज्ञानिक से लेकर बुद्धिजीवी तक बोलते हैं थोड़ा गोबर भी डालो। जो विषय हमने कई सालों से शुरू किया था, गो आधारित जैविक खेती, आज पूरा तंत्र उसके साथ सहमत है। और उसी जब माहौल देश में बन रहा है, भारतीय किसान संघ सारे देश भर में क्या इसके आधार पर काम कर रहा है, उसका एक छोटा सा नमूना यह हस्तिनापुर में दिखाया गया। सारे देश भर से 426 अपने किसान संघ के कार्यकर्ता जो गो आधारित जैविक खेती करते हैं, बाकी तो अपने पास करीब 25 लाख सदस्य है, करीब 559 जिला में अपना सक्रिय समिति है। हम ऐसे भी बोलते हैं लोग दुनिया का सबसे बड़ा किसान संगठन है, मगर उनमें से जो किसान कार्यकर्ता, मजे हुए कार्यकर्ता, सजे हुए कार्यकर्ता जो गो आधारित जैविक खेती करते हैं, उनका एक 3 दिवसीय सम्मेलनी संकलन वो हो रहा था। आज उसका समापन कार्य। बाकी जो बंधु हमारा आए हैं, इस क्षेत्र के किसान बंधु भाई भगिनी, वो तो पिछले 15 फरवरी से यहाँ एक जन जागरण चला। गांव-गांव के भारतीय किसान संघ लोगों ने गए, कार्यकर्ताओं ने गए, वहां उसके जैविक खेती, गो आधारित जैविक खेती के बारे में बताया और संकल्प करवाया। सारी संकल्पित किसान कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है कि हाँ, मैं देश को, दुनिया को, मनुष्य को, पूरे सृष्टि को जैविक खाना खिलाने का जिम्मेदारी लेता हूं। मैं भी गो आधारित जैविक खेती करने वाला हूं। यह एक प्रक्रिया है। किसान संगठन किसानों की समस्या को लेकर तो मांग करता है, किसान संघ भी करता है। पिछले 19 दिसंबर में करीब 70,000 किसान रामलीला मैदान में खड़े होकर अपना मांग को उजागर किया। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य हमारा मांग है, अधिकार है। वो मांग के साथ हम किसानों को वो भी समझा रहे हैं। ये एक नया पहलू दूसरे लोगों को लगता है, ये क्या है ना, लागत भी कम करना। लागत कम करने का एक ही प्रक्रिया है, गो आधारित जैविक खेती करना। बीज अपना, खाद अपना, छिड़काव अपना, जो कीड़ों को भगाए, मारे ना। खेत में ऐसा छिड़काव करो कीड़ा भाग जाए, अपना फसल को नुकसान ना हो। ये प्रक्रिया को लेकर अपना आदान, अपना इनपुट्स अपना है तो लागत भी कम होगा, स्वस्थ खाना भी मिलेगा। इस प्रक्रिया को लेकर भारतीय किसान संघ सिर्फ संघर्ष नहीं करता है। पिछले 13 नवंबर को हैदराबाद में हमने 20,000 किसानों का बड़ा रैली किया। 22 नवंबर को भोपाल में 15,000 किसानों को लेकर बड़ा रैली किया अपने मांग को लेकर। और 19 दिसंबर को रामलीला मैदान में करीब 70,000 किसानों का इकट्ठा होकर अपना मांग रखे, आंदोलन भी किया। ये जो दिशा है किसानों को, जनता को दिशा देने वाला जैविक किसानों का भी एक सम्मेलन हमने किया। तो ये भी किसान का जिम्मेदारी बनता है, भारतीय किसान संघ इस जिम्मेदारी को उठाता है। इस सिलसिले में एक कार्यक्रम हुआ। सारे हस्तिनापुर के जो लोग हैं उनका अच्छा स्वागत, मेरठ के स्टेशन से लेकर यहाँ तक पहुँचाने तक, यहाँ सारी व्यवस्था रखना, इतना अच्छा माहौल में देश में अपने कार्यकर्ता जा रहे हैं, इतने खुशी खुशी जा रहे हैं। इसीलिए मेरठ के जो वासी है, मेरठ के जो अपने बंधु है, किसान भाई बंधु है, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मगर ये भी आग्रह करता हूं, किसान का मांग तो अपना मांग अपने रास्ते पर है, वो कर रहे हैं, लड़ेंगे भी। हम चाहते हैं जहर नहीं, जैविक चाहिए, विष मुक्त खाना सबको खिलाना चाहिए, विष मुक्त खेती, नशा मुक्त मानव लेकर हम चल रहे हैं।
ये भी बोल रहे हैं जीएम नहीं जैविक चाहिए। ये सारी मांग अपने स्थान पर है, उसके लिए लड़ रहे हैं, मगर उसका विकल्प भी दुनिया के सामने, किसानों के सामने, अपने भाई बंधु कुटुंब के सामने, परिवार के सामने रखते हैं, जो है गो आधारित जैविक खेती। ये गो आधारित जैविक खेती, ये जो मूर्ति रखा है, जो हमको मिला है प्रतीक चिन्ह, उनमें से नहीं होता है। देसी गाय तो रखना पड़ेगा। गाय सिर्फ दूध के लिए नहीं है, गाय सिर्फ दूध के लिए नहीं है। दूध एक प्रोडक्ट है, दूध को बेचना, पीना, पिलाना वो एक विषय है, मगर गाय का जो मूल है, जब तक जिंदा है तब तक जो गोबर और गोमूत्र देता है, ये अमूल्य संपत्ति है अपना। इसके आधार पर खेती को आगे बढ़ाना, इसके लिए गाय रखना पड़ेगा, इसके लिए गाय रखना पड़ेगा। इसमें काफी लोग संकल्पित है। इस विषय को हम सब ध्यान में रखें। बड़े खुशी की बात है, इस क्षेत्र के काफी किसान बंधु यहाँ पधार रहे हैं। अपने सामने, अपने आगे, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, अपने परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी है, उनका बात भी सुनेंगे, उनका पाथेय भी लेंगे, और सारी अपना जो प्रकृति है, अपना जो प्रवृत्ति है, उसी आधार पर खेती, किसान और जनता को कैसे खिलाएंगे पर्याप्त खाना, सुरक्षित खाना, सुपोषित खाना, और उसी को उत्पन्न करने के लिए अपना जो पंच महातत्व है उसको भी सुरक्षित रखना, उसका विकास करना, इस दिशा में किसान संघ आगे बढ़ रहा है। सबका सहयोग मांगते हुए मेरा ये प्रस्तावना मैं यही रुकता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। भारतीय किसान संघ के द्वारा जो हमारे दायित्व काम करता है, पूरे देश भर के जो जैविक खेती के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं, उनके संकलन के लिए भारतीय किसान संघ ने एक गो आधारित जैविक कृषि विशेषांक स्मारिका निकाली है। और ये भारतीय किसान संघ के लिए गौरवमयी क्षण होगा कि आज उसका विमोचन हमारे परम पूज्य सरसंघचालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्रीमान डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के द्वारा होगा। मैं स्मारिका विमोचन के लिए अपने अनुराग जी, श्रीमान अनुराग जी और श्रीमान अनिल महली जी से निवेदन करूंगा कि स्मारिका के विमोचन के लिए सभी अतिथिगण और हमारे परम पूज्य सरसंघचालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विमोचन होगा। और ये भारतीय किसान संघ के लिए ऐतिहासिक और गौरवमयी पल है। आज हमें यहाँ इसके लिए परम पूज्य सरसंघचालक जी का प्रेरणादायी उद्बोधन और मार्गदर्शन भी मिलेगा। भारत माता की, भारत माता की। इस स्मारिका के संकलन हेतु उत्तर प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्रीमान राज सिंह जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने इसके संकलन के लिए बहुत अथक प्रयास किया है, इसके बारे में बताने का कष्ट करें। माननीय श्री राज सिंह जी। भारत माता की। भारतीय किसान संघ द्वारा गो आधारित जैविक कृषि पूरे देश भर में हो, ऐसा प्रारंभ से ही विषय रहा है स्थापना के समय से।
और इस विषय को लेकर भारतीय किसान संघ निरंतर प्रयास कर रहा है। देश भर के अंदर किसानों के लिए जो अपनी प्राचीनतम कृषि है, गो आधारित जैविक कृषि, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देना, गांव-गांव, विकास खंड तक जाकर प्रशिक्षण दिया है। इसी स्वरूप की एक रचना के लिए ये विचार गो आधारित जैविक कृषि किस प्रकार से हो सकती है, ये विचार अपने संगठन के द्वारा जो अपने किसान सम्मिलित हैं, वो अपना विचार, अपनी यश गाथाएं किस प्रकार की हैं, उनका एक संकलन करने का विचार किसान संघ ने लिया। उसी का दायित्व में संपादक के रूप में भारतीय किसान संघ ने दिया। इसमें किस प्रकार की गाथाएं हैं, ये विचारने हैं। देश भर के अंदर हजारों की संख्या में हमारे किसान गो आधारित कृषि करते हैं। ऐसे किसानों की गाथाएं, ऐसे किसानों के अनुसंधान जो आज किसान होते हुए भी कृषि वैज्ञानिक कहलाए गए हैं, ऐसे किसानों के अनुभव, सफल प्रयोग, कृषि के प्रति गाय की अवधारणा, गो आधारित खेती की अवधारणा, कृषि वाणिज्यम, बीज प्रसंस्करण, बीज शोधन आदि जैसी लेखों का इस पुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं। वैसे तो पूरे देश भर से हमारे इस स्मारिका के लिए अनेकों लेख, अनेकों गाथाएं, यश गाथाएं हमारी हैं, परंतु स्मारिका की कोई एक गरिमा थी। उसके बाद भी बहुत कथक प्रयास करने के बाद में हमने इसमें ऐसे कृषि वैज्ञानिक जो पुरातन कृषि के विषयों को उनका अध्ययन कर कर लेके आए, उनके कुछ लेख सम्मिलित किए। यश गाथा में कुल मिलाकर 134 पेज की स्मारिका का आज माननीय परम पूज्य सर संघ द्वारा विमोचन हुआ है। और मुझे आशा है कि यह पुस्तक, यह स्मारिका किसानों के लिए एक स्मारिका नहीं, एक ग्रंथ के रूप में कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान संघ द्वारा 3 दिवसीय गौ आधारित जैविक कृषि कृषक सम्मेलन के आज के इस समापन अवसर पर, और जिसके लिए एक अथक प्रयास किया गया, जैविक कृषि के बारे में बहुत सारी विचार विमर्श हुआ। आज हमारे लिए जो हमारे परम पूज्य सर संचालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका हमें मार्गदर्शन और एक ऐसा प्रेरणादायी मार्गदर्शन मिलेगा, उद्बोधन मिलेगा, जो अनेक वर्षों तक हमारे लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा। हमारे आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का सबक बनेगा, और इन्हीं की प्रेरणा से एक आगे कार्य विस्तृत रूप से भी चलेगा। मैं अपने परम पूज्य सर संचालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन राव भागवत जी को आमंत्रित करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय किसान संघ के सभी माननीय पदाधिकारी गण, उपस्थित कार्यकर्ता गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, हम यहां पर सब कृषि करने वाले, किसानी खेती करने वाले और किसानी के लिए काम करने वाले, किसानों के लिए काम करने वाले, कृषि विषय में अपनी रुचि रखने वाले
ऐसे सब प्रकार के कृषि से संबंधित लोग हैं। वैसे ही हम सब लोग भारत के लोग हैं और भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। स्वतंत्रता में एक बहुत महत्वपूर्ण है स्व। अपने तंत्र के आधार पर अपना कारोबार चलाना, अपने स्वयं का जीवन चलाना, कारोबार चलाना, इसके लिए किसी की ओर हमको देखना ना पड़े, किसी के पास सहायता के लिए जाना ना पड़े, ऐसा बनना, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि चीजों को करना, लेकिन अपने स्वयं के मन बुद्धि के अनुसार करना, स्वभाव के अनुसार करना। जैसे दुनिया भर के सब मनुष्य भोजन करते हैं, लेकिन हम देखेंगे पश्चिम के देश है या अन्य भारत के बाहर के बहुत सारे देश हैं। भारत की एक विशेषता है, सुजल सुफल मलयज शीतल भूमि, ये अपनी मातृभूमि ऐसी है और आज उसकी खस्ता हालत में भी ऐसी ही है। हमको हमारा अधिकांश अन्न भूमि से मिलता है। भूमि में से जो वनस्पति आती है, भूमि में से जो औषधि यानी औषधीय गुण रखने वाली वनस्पति आती है, वो सब हमारे थाली में अधिकतर रहती है। मांसाहारी लोग हैं हमारे यहां, उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन रोज मांस नहीं खाते। जो मांसाहारी है, कहते हम मांस खाने वाले लोग हैं, वो भी श्रावण महीने में बिल्कुल नहीं खाते। और हर परिवार में कोई एक पवित्र दिन रहता है, किसी का गुरुवार, किसी का मंगलवार, उस दिन नहीं खाते। और बाकी दिनों में नियम से खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। भारतवर्ष का मुख्य अन्न शाकाहारी अन्न है, भूमि देती है, वो हम खाते हैं। ऐसी स्थिति सब जगह नहीं है, क्योंकि ऐसी जमीन सबके पास नहीं है। तो उनके यहां पशु पक्षी मारकर खाना, इसका कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं। और आज होगा तो भी सदियों से जो आदत बनी है, उसके चलते उनके यहां मुख्य अन्न होता है मांस। हमारे यहां मांस खाने वाले लोग मांस खाते हैं तो भी चावल या रोटी के साथ खाते हैं। वो साथ खाने की चीज होती है, मुख्य अन्न नहीं होता। मुख्य अन्न हमारे यहां रोटी है या भात है, यानी गेहूं है या चावल है आज के दिन। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, उनका मुख्य अन्न मांस होता है, उसके साथ डबल रोटी खाते हैं। एक शब्द है अंग्रेजी में स्टेपल फूड, वो स्टेपल फूड वहां पर इसको माना जाता है। और शाकाहारी पदार्थों में एक स्टेपल फूड उधर माना जाता है आलू। आलू हमारे यहां भी प्रचलित है, खासकर अपने यहां उत्तर प्रदेश बिहार में आलू के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आलू के साथ चावल नहीं खाते हम, चावल के साथ आलू खाते हैं। तो हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, लेकिन वो अपने पद्धति से करते हैं, हम अपने पद्धति से करते हैं। पदार्थ समान रहे तो भी किसके साथ क्या खाना, क्या ज्यादा खाना, क्या साथ में खाना, ये हमारी एक बनी है इतने वर्षों के जीवन के अनुभव से। हमारी पद्धति वो हमारा स्व है, उसके अनुसार हम भोजन करते। उनका स्व बना है, उसके अनुसार वो भोजन करते। स्वतंत्रता का यह भी अर्थ होता है कि हम करेंगे अपने स्वभाव के अनुसार करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह।
ये धर्म का अर्थ पूजा नहीं है, ये धर्म का अर्थ है अपनी प्रकृति। जैसे हम बने हैं, हम बने हैं अपने सदियों के अनुभव से, हम बने हैं, हम अपने सदियों के ज्ञान से बने हैं। उसके आधार पर जीवन जीते जीते, जीवन का सामना करते करते हमने एक रास्ता खोजा है। वो हमारे यहाँ की भूमि के लिए, हमारे यहाँ के वायुमंडल के लिए, हमारे ज्ञान को देखते हुए, हमारी परिस्थिति को देखते हुए, हमारी आकांक्षाओं को देखते हुए वो हमारे लिए ठीक है। जैसा बाकी लोगों का उनके लिए ठीक है। उस आधार पर जीना, अपने भरोसे जीना, अपने स्व के आधार पर जीना। 75 वर्ष हम उत्सव कर रहे हैं। अपने भरोसे तो हमने अपने तंत्र को कर लिया। अब कोई बाहर का व्यक्ति, बाहरी देश के लोग हम पर राज नहीं करते। हमारा देश हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं। परंतु जिनसे हमने स्वतंत्रता ली, उन्होंने जब हम हमारे देश को जीता तब कहते थे कि उनके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था, इतना विशाल साम्राज्य था। लेकिन 1857 के युद्ध ने उनको दिखा दिया कि हम सोच रहे हैं कि भारत में हम स्थिरपद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा जीते गए, हमारे बंदूक की धाक पर जिनको हमने दबा के रखा है, वो लोग अपने सारे भेद भूलकर, अपने सारे स्वार्थ छोड़कर हमको इस देश के बाहर हकालने के लिए एक होकर खड़े हो जाते हैं। इनका भरोसा रखना ठीक नहीं। तो क्या करना? तो उन्होंने सोचा कि इनको हमने दबाए रखा है, उतना काफी नहीं है, इनको भुला देना पड़ेगा। तो उन्होंने पहली तो हमारी व्यवस्थाओं को उद्ध्वस्त किया, हमारे आर्थिक व्यवस्थाओं को उद्ध्वस्त किया। कैसे? एक उदाहरण मैं बताता हूं। पत्थरों से हमारे यहां भवन बनते थे पहले। बहुत सारे पुराने मकान पत्थरों के बने हैं, और सभी सरकारी भवन यानी राजाओं के भवन, राजाओं के कामदारों के भवन, जहां जनता का कामकाज चलता था, उनके दरबार, उनकी कचहरियां, ये सब पत्थरों से बनती थी। महाराष्ट्र में ऐसे पत्थरों को गढ़कर भवन के लिए उसकी आपूर्ति करने का व्यवसाय करने वाली एक जाति थी। वो पत्थर तोड़ते थे, उनके पास वो कला थी। पत्थर ठीक कैसे तोड़ना, बिल्डिंग बनाने के काम में आए ऐसे कैसे करना, जिस आकार का चाहिए, ये सारा उनका तंत्र बड़े कुशल थे। अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। कानून क्या बनाया? राज्य उनका था, तो भारतवर्ष में जो भी नया सरकारी भवन बनेगा, उसके लिए इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम की जगह है, वहां पर जो सीमेंट बनता है उसी का उपयोग करना पड़ेगा। अब पत्थरों के भवन तो बड़े लोगों को ही बनते थे, सरकारी भवन ही ज्यादा बनते थे। सामान्य व्यक्ति तो मिट्टी के बने, घास फूस के बने, इस सब प्रकार के भवनों में रहता था, लेकिन पत्थरों का उपयोग कम होता था। ये कानून बना और एक रात में उस समय की जनसंख्या में महाराष्ट्र के 30,000 परिवार बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका व्यवसाय चला गया। उनके पत्थरों की अब जरूरत नहीं है, पोर्टलैंड सीमेंट आएगा। और उन्होंने थोड़ी सी आवाज उठाई तो उनको अपराधी जमात करार कर दिया गया। ऐसे हमारे लोगों के रोजगार उन्होंने छीने, उनको जबरदस्ती इंग्लैंड के फायदे के रोजगार करने पर मजबूर किया गया। चंपारण में जो गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन चला नील वाला, वो इसी से निकला था। खेती तो वहां धान की थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए वहां नील उत्पादन करनी पड़ती थी।
ऐसे ही उन्होंने हमारे शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। अपनी शिक्षा पद्धति डाली जिसमें हमारा पूर्व गौरव क्या है इसका कोई वर्णन नहीं था, और धीरे धीरे जीवन के सब क्षेत्रों में हमारे तरीके को उन्होंने भुला दिया। उसमें यह भी भुला दिया खेती का तरीका। 7-8 हजार धान की प्रजातियां हमारा किसान उपजाता था। वो कितनी ही प्रजातियां वो लोग चुरा के ले गए। हमारे यहां का ज्ञान उन्होंने बंद कर दिया, उसको चुरा लिया, यहां सिखाना बंद कर दिया, और फिर यह बताया गया कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम कर नहीं सकते, ऐसा वैसा वैसा वैसा। अब उनके पास तो कुछ विषयों के बारे में घोर अज्ञान था। उसमें एक विषय है कृषि का। खेती भारत की परंपरा में 10,000 साल से चल रही है। दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं है इतनी पुरानी खेती वाला। ठीक है, हमारे यहां कृषि विद्यापीठ उस समय नहीं थे, कृषि शास्त्रज्ञ नाम का प्राणी नहीं था, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थे, परंतु हमारा किसान हमारा कृषि का शास्त्रज्ञ था। उसकी खेती उसकी लेबोरेटरी थी, और 10,000 साल से करते 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 उसने एक उत्तम प्रकार की खेती यहां पर की थी। बाकी जगत का खेती का ज्ञान ऐसा नहीं था, और उस समय जो सारी दुनिया पर राज करने वाले ये लोग थे उनका तो बिल्कुल नहीं था। उनको जमीन से मिलने वाली बातों की जरूरत उनके आहार में मांस के साथ खाने के लिए चाहिए थी, ज्यादा नहीं थी। पशु इनको ज्यादा देखते थे, और पशुओं में भी अपनी जो देसी गाय है वो वहां नहीं थी। उनकी गाय उस समय, मैं 400 साल पहले की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा दुधारू गायें नहीं थी। उनकी नस्ल सुधार के लिए भारत से साहिवाल और रेड सिंधी इनको वो ले गए, और उनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रजातियां विकसित की, दूध वाली, होल्स्टीन फ्रीजन, जर्सी वगैरह जो हम सुनते हैं ना, उसके लिए उपयोग हुआ है भारत के ब्रीड्स का। और इसलिए जानवरों के शास्त्र में उन ब्रीड्स को, होल्स्टीन, जर्सी वगैरह ऐसे ब्रीड्स को ब्राह्मण कैटल कहते हैं। जो है वेटरनरियंस वो जानते हैं, उनको ब्राह्मण कैटल कहा जाता है। उनके पास नहीं था। खेती में घोड़े का उपयोग होता था, और इसलिए गाय चाहिए तो क्यों चाहिए? तो दूध देती है, और दूध नहीं देती है तो मांस देती है, मांस खाना है। उनकी दृष्टि वतनी थी, उनके परिस्थिति में वो सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन वही बात इधर भी ला दी उन्होंने। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, मैं पढ़ा हूं, तो हमको सिखाते समय और हमारे प्रोफेसर लोगों को ये कहना पड़ता था कि देखो भारत की गाय दूध वगैरह ज्यादा नहीं देती, उधर की गाय बहुत अच्छी है, वो क्रॉस ब्रीडिंग करना है। लेकिन यहां पुराने लोग भी बैठे होंगे, वो याद करते होंगे 2 पीढ़ी पहले कई जगह दूध को बेचा नहीं जाता था, दूध को दिया जाता था। दूध बेचना पाप मानते थे। दूध और दूध के उत्पाद, दही, मट्ठा, ये मक्खन, ये सारी बातें, घी वगैरह वगैरह, ये दिया जाता था मांगने पर। क्योंकि हमारे यहां गाय दूध के लिए नहीं थी, हमारे यहां गाय खेती के लिए थी। वो हमारे प्रोफेसर साहब वो सिखाते थे हमको। सिखाने के बाद कहते थे अब
कॉपी वगैरह बंद करो सब, ये जो मैंने बताया परीक्षा में लिखो, लेकिन ध्यान रखना अपने यहाँ गाय दूध की नहीं है, गाय अपने यहाँ खेती के लिए है, गोबर गोमूत्र से बहुत लाभ होते हैं। उनको पता था, पुराने आदमी थे, अनुभव भी था, पुरानी स्मृति भी थी। हम भाग्यवान थे, हमको मिला, सबको नहीं मिला। और इसलिए वो जो नया तरीका खेती का हमने लिया, दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है। हल लेके अपना किसान भूमि में जोतेगा, कितना समय लगता है। वो एक मशीन लेके आते हैं, आधे दिन में पूरा जोत के चले जाते हैं। हम अपनी खेती में बीज बोते हैं, फसल आती है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलता है। उनके यहां कितना बड़ा बैंगन, कितना बड़ा लौकी, कितनी बड़ी मिर्ची, ये सारी बातें होती है, क्योंकि वो रसायन डालते हैं। रसायन डालने से जैसे अन्नांश मिलता है, ऐसा दावा है वनस्पति को, वैसे रसायन पानी भी खींचता है। पानी खींचता है तो फल का आकार बढ़ता है, आकार तो बढ़ता है, उसकी टेस्ट वो पानीदार हो जाती है। उसमें अन्नांश नहीं मिलता पूरा, क्योंकि कुल मिलाकर अन्न उतना ही रहता है जितना पहले था। पानी के कारण आकार बढ़ गया तो प्रमाण कम हो जाता है। और ये रसायनों के अणु परमाणु उसके जरिए हमारे अंदर जाते हैं, तो क्या क्या करते हैं ये अभी सब लोग देख रहे हैं, अभी सब लोग देख रहे हैं। 30 साल पहले, 40 साल पहले इन बातों को अपने देश का वैज्ञानिक जगत भी नहीं मानता था। अब थोड़ा थोड़ा उनके भी ध्यान में आ रहा है। पंजाब जैसे प्रदेश से अब कैंसर ट्रेनें चलने लगी है, और सारी दुनिया में यह नुकसान उजागर हुआ है। बहुत आगे चले गए पश्चिम के लोग इसमें, अब पीछे भी आना है उनको, बहुत धीरे धीरे आना होगा। लेकिन हमको तो कोई जरूरत नहीं है गलत रास्ते पर आगे जाने की, हमारे पास सही रास्ता है। और हम स्वतंत्र हुए हैं, स्वाधीन हुए हैं, स्वाधीन हो गए, अब स्वतंत्र बनना है। स्वतंत्रता मिल गई हमको, लेकिन वो तंत्र स्व का वो लाना है। स्वतंत्रता का हम 75वां उत्सव कर रहे हैं। उस उत्सव में जो आनंद है, उत्साह है अपना, उसके साथ साथ उस उत्सव में एक दायित्व भी आता है कि हम स्व की ओर चले। जो उचित है वो करें, अपना इसलिए सब कुछ ठीक है ऐसा मानने वालों में हम लोग नहीं है। जो नया आता है वो गलत है ऐसा भी मानने वाले हम लोग नहीं है। पुराण नित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम। जो पुराना है वो सब अच्छा है ऐसा नहीं है, नई कविता है वो पढ़ने लायक नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन आगे क्या कहा है, संतः अच्छे लोग परीक्षान्यतरत भजन्ते, परीक्षा करके फिर स्वीकार करते हैं। दूसरों के कहने पर वैसे के वैसे बात स्वीकारता है, उसको मूर्ख कहा गया। मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। तो अब हम अनुभव ले चुके रासायनिक खेती का। खेती की तात्कालिक उपज बढ़ाकर, अनाप शनाप बढ़ाकर अन्न को, जल को, भूमि को, वायु को, मनुष्यों के शरीर को विषयुक्त बनाने वाले तंत्र का लंबा अनुभव हम ले चुके। उसके नुकसान हमारे साक्षात है। और उससे भी लंबा अनुभव जो हमारे विस्मृति में चला गया वो हमारे अपने तंत्र का है। वो स्व का तंत्र, अपनी कृषि का तंत्र, गौ आधारित कृषि का तंत्र। 10,000 साल हमारी जमीन जोती जा रही है, आज भी वो उपजाऊ है। अफ्रीका की कुंवारी जमीन थी, पाश्चात्य लोग वहां गए, अपने तंत्र से खेती की, 400 साल के अंदर वो बंजर बन गई। ये अनुभव है।
तो हमारे पास जो है पुराना है, लेकिन वो लाभ की बात है। उसमें जो ज्ञान है वो शाश्वत है, तब भी सत्य था, आज भी सत्य है। उस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए आज के समय के अनुरूप तरीके हमको खोजने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो कृषि है, स्व की कृषि, वो कृषि, पहली बात है, वह कृषि अपने जन्मदात्री धरित्री को नष्ट नहीं करती। उल्टे उस तंत्र से कृषि करने से उस भूमि का पोषण होते रहता है अपने आप। वह कृषि प्रकृति से जितना चाहिए उतना ही लेती है, अनाप शनाप नहीं लेती, और जितना लेती है उससे ज्यादा वापस करती है, ताकि प्रकृति के ये जो भंडार है जो मर्यादित है, उन मर्यादित भंडारों से लेने के बाद उसमें भरना भी पड़ता है ताकि भंडार बना रहे। तो ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं रिप्लेनिशमेंट। हमारी परंपरागत कृषि में ये रिप्लेनिशमेंट का तंत्र समाया जा चुका है। हम बाहर से कृत्रिम रसायनों का उपयोग नहीं करते, प्रकृति से लेते हैं। प्रकृति की व्यवस्था में ही जो जैसा होता है हम करते हैं, हम जानते हैं। आज का विज्ञान भी जानता है सृष्टि का जीवन एक चक्र है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान ने गीता में कहा है, इसी को कहा है। ये चक्र है, सब लोग कुछ न कुछ एक दूसरे को देते। सृष्टि की सारी जड़ चेतन चीजें, हर एक की अपनी जगह है। मैंने आज वहां भी एक स्मरण बताया, संस्मरण विनोबा जी भावे का। उनको कुछ किसान मिलने के लिए आए थे, चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि आजकल हमारे गेहूं पर एक कीड़ा बहुत भारी लग रहा है। पहले आता था लेकिन चला भी जाता था, जा ही नहीं रहा है, सब करके देखा। तो विनोबा जी ने कहा कि ऐसे ही होगा, और मेंढक मारो, बोरे में भर भर के भेज दो यूरोप अमेरिका में। क्योंकि विज्ञान के प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त एक गिनी पिग है, दूसरा ये मेंढक है, और इसलिए मेंढकों का एक्सपोर्ट एक व्यवसाय था, उसके पैसे अच्छे मिलते थे, तो मेंढक मार मार कर भेजे जाते थे। तो विनोबा जी ने ऐसा कह दिया, किसानों को समझ में नहीं आ रहा, हम बता रहे गेहूं पर कीड़ा पड़ा है और आप मेंढक की बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा, क्योंकि खेती में थे तो निरीक्षण तो था ही, थोड़ा विचार करने के बाद उनके ध्यान में आया कि जो कीड़ा उस बीमारी को गेहूं पर लाता है उसको मेंढक खाता है। मेंढक ज्यादा हो गया तो उसको सांप खाता है, सांप ज्यादा हो गए तो उसको मोर खाता है। अपने खेती में ये तीनों रहते हैं, वो चौथा कीड़ा भी रहता है। अब ये जो चक्र है, हमारी अपनी खेती अपने तरीके से जब हम करते हैं तब इस चक्र को पहचान कर हम चलते हैं। और हम जानते हैं कि बीमारियों का भी एक स्थान रहता है जीवन में कंट्रोल के लिए। तो विशेषता देखिए, सारे रासायनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन समाप्त कर देने से सृष्टि के चक्र में एक गैप तैयार हो जाती है। वो कहां ले जाएगी हमको पता नहीं। वो जो है हमारे लिए संकट है, बीमारी है, लेकिन उसकी भी जीवन चक्र चलने में कुछ भूमिका है। तो हमारे जो देशी दवाइयां हैं, गौ आधारित पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है हमारे, वो पूरा मारते नहीं, उसका उपद्रव ना हो ऐसा उसको लिमिट कर देते हैं, भगा देते हैं या उसकी संख्या कम कर देते हैं। तो चक्र तो चलते रहता है लेकिन उपद्रव समाप्त होता है। अब ये परंपरा से हमने सीखा है, हमारे पास ये ज्ञान है। आज का विज्ञान इस ज्ञान का पूर्ण समर्थन करता है।
तो क्यों हम वो रासायनिक खेती को चिपक जाएं? हम इस बात को करें, गौ आधारित खेती करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी। उससे बहुत सारी बातें होती है। गौ आधारित खेती करने से हमारा किसान स्वनिर्भर था, उसको कहीं किसी सोसाइटी में जाना नहीं पड़ता था, किसी बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता था, अपना खाद, अपनी दवाइयाँ, अपने घर के बच्चों के लिए दूध, ये सारा कुछ वो अपने घर में कर लेता था। खेत को जोतने के लिए बैल भी वहीं से मिलता था और इसलिए लागत एकदम कम हो जाती थी। वर्षा पर निर्भर था, लेकिन वर्षा के जल को कैसे भंडारण करना, कहां से कहां लाना। नदियों में कुछ बांध तो पहले से बने थे, लेकिन बड़े बड़े बहुत बांध नहीं थे। तो नदियों के पानी के बहाव को पहचान कर उसको अपने खेती में बिना बांधे कैसे मोड़ना। कई जगह ऐसी बावड़ियां बनी है जहां पर गेट लगे थे, नदी से सटी हुई थी और वहां से एक काम होता था, आज भी देखने को मिलता है। तालाबों की एक व्यवस्था कई जगह मिलती है। ये सब कुछ था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, हमारे पास ज्ञान है। बहुत खर्चीली, प्रकृति के चक्र को बिगाड़ने वाली और सब प्रकार की अन्य आपत्तियां लाने वाली व्यवस्था छोड़ के हम जो है उसमें काम चलाती है, फल उतना ही देती है, फल देने वालों को भी सुपोषित करती है और प्रकृति के चक्र को नहीं बिगाड़ती, ऐसी ये अपनी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। अपना किसान परेशानी में है, उसकी बहुत सी मांगे हैं जो पूरी नहीं होती और सब लोग पूरा भी नहीं कर सकते। एक ही उपाय है, खेती करके उसको फायदे में रहना है तो खेती की लागत कम करनी होगी और खर्चीले उपायों के बिना वो खेती पर आने वाले बीमारी का प्रतिकार कर सके, ऐसा उसको प्रबुद्ध बनाना पड़ेगा। यह संभव तभी है जब ये गौ आधारित कृषि, अनेक प्रकार की फसलें एक ही समय एक ही खेत में लेना हमारी पद्धति थी पुरानी, हमारी पद्धति थी। बथुआ का रायता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। बथुआ कहाँ उगता है? खेती आजकल होने लगी क्योंकि बेचना पड़ता है, लेकिन बथुआ तो हमारी खेत के मेड़ों पर मिलता था। छोटा सा फल है बेर, वो बड़ा बेर नहीं, छोटा गोल वाला, जो मां शबरी ने खिलाया था प्रभु राम को। वो कितना पोषक है आजकल उस पर लेख आ रहे हैं। लेकिन ये खेत तो हमारे खेतों के मेड़ों पर बदरी भी रहती थी, बेर भी रहते थे। कितनी ही हमारी बातें हम जंगलों से लाते थे, उसकी खेती नहीं करनी पड़ती थी, हमारे खेत के आसपास उगते थे। खरपतवार सहित बहुत सारी बातें हैं। गणेश जी का जब उत्सव होता है तो 21 प्रकार की पत्री हम देते हैं उनको, वो सारी की सारी 21 पत्री दवाइयां हैं। आज जानता है विज्ञान उनको दवाई के रूप। अपने जीवन के साथ सहज मिला हुआ तंत्र वही है। कम खर्चीला है, विष का नाश करता है, विष को उत्पादन नहीं करता, हमारे स्वभाव के साथ जुड़ता है क्योंकि वो अहिंसक है। हमारा देश सत्य अहिंसा का देश है। कैसी होगी अहिंसा? इन छोटी छोटी बातों में ये सृष्टि का जो जीवन चक्र चलता है उसको धक्का नहीं पहुंचाना, किसी के मन को दुख नहीं देना, आदि आदि कुछ बातों का ध्यान रखते हुए तो अहिंसा का पालन होता है। उस अहिंसा के पालन में भी वो हमको मदद करती है। हमारे यहां जो अच्छा माना गया, मनुष्य की अच्छाई, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, इन सारी बातों का पोषण करने वाला वो तंत्र है। हमें अपने स्वभाव पर पक्का रखने वाला वो तंत्र है और सारी दुनिया आज उस तंत्र को मांग रही है।
क्योंकि गलत तरीके से ये किया, सृष्टि माता से दोहन नहीं किया, शोषण किया, तो उसकी मार अब दुनिया पर पड़ रही है। अब सारी दुनिया में वो नजर घुमाते हो तो उनको एक भारत दिखता है जिसके पास परंपरा से ये ज्ञान है। तो वो भी कह रहे हैं कि इसको हमको सिखाओ, लेकिन ये सिखाना तब होता है जब दिखाना होता है। तो उस तरीके के आधार पर लाभकारी कृषि, केवल आर्थिक लाभ वाली नहीं, सारे दुनिया का लाभ हो, नुकसान न हो, ऐसी कृषि, सृष्टि का शोषण न हो, मनुष्यों का भी शोषण न हो, स्वतंत्र देश का वैभव भी बना रहे और प्रत्येक कृषि करने वाले की या प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता भी बनी रहे। ऐसा जीवन खड़ा करना है तो इन तरीकों को लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा, हमको उसका उपयोग करके दिखाना पड़ेगा दुनिया को। और इसलिए किसान संघ का यह उपक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। किसान संघ किसानों का संगठन है, किसानों के आंदोलन करता है, किसानों के लिए, उनकी मांगों के लिए संघर्ष करता है, कभी जीतता है, कभी नहीं जीतता है, संघर्ष जारी रखना पड़ता है, ये सब चलता है। लेकिन केवल इतना नहीं करता है। मेरी जो जानकारी है, यहाँ तो किसान संघ के पदाधिकारी बैठे हैं, उनके सामने मैं ज़्यादा ज्ञान अपना नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो जानकारी मुझे है कि भारतीय कृषि में, भारतीय किसान में स्व के आधार पर काल सुसंगत परिवर्तन लाकर सब प्रकार के जीवन को संपन्न करने वाली कृषि, ये आपको जरा खींच तान कर मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता होगा, ऐसा नहीं है। हम जो कुछ है आज, हमारे रीति रिवाज, हमारा सोचने का ढंग, हमारी दुनिया में देखने की दृष्टि, ये सब कुछ हमको खेतों से और जंगलों से मिला है। इसके मूल में जाइए। हमारा सारा विचारधन प्राचीन, जो श्रमण धारा और ब्राह्मण धारा चलती थी, उसके आधार पर आगम निगम जैनागम वगैरह सब जो हुआ है, तथागत के काल तक का सब तत्वज्ञान, ये सारा तत्वज्ञान ऐसा क्यों बना, उसका कारण हमारे खेत और जंगल है। तथागत में महल में बैठकर ये चिंतन नहीं किया, उन्होंने तपस्या की, बोधि प्राप्त हुई उनको वृक्ष के नीचे, सीमेंट के स्लैब के नीचे नहीं मिली। वहां हमने जीवन का अनुभव लिया, वहां हमने प्रकृति का निरीक्षण किया, वहां हमको साक्षात्कार हुआ कि दिखती अलग अलग है लेकिन हम और वो जुड़े हैं, एक ही तत्व के अलग आविष्कार है। हमको मिलकर ही चलना है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर है। और इसलिए भगवत गीता जैसे तत्वज्ञान के ग्रंथ में भी पर्जन्य का वर्णन है, सृष्टि चक्र का वर्णन है, और कहा है कि इसको खंडित करने वाले महापाप के भागी है। ये कहा है, प्रत्यक्ष कहा है। और हमारे जीवन में जो कुछ भद्र है और भारत की प्रतिष्ठा सारे दुनिया में जिन बातों के लिए है, वह सारी की सारी बातें हमारे उन तरीकों से और उस ज्ञान निधि से जो जंगल और खेतों से निकला है, हमारे पास आई है। तो इसका मतलब क्या हम अभी कार में बैठना, विमान में बैठना छोड़ दे और बैलमंडी से चले? ये नहीं मेरा मतलब है। लेकिन शाश्वत जो अंश है, जो सदा सर्वदा मानवता के लिए आवश्यक है, उसका आज के काल में कैसा प्रकटीकरण हो, यह सोच के प्रयोग करने पड़ेंगे। और इसलिए इस प्रयोगों को प्रोत्साहन देने वाला किसान संघ है। वो केवल आंदोलन नहीं करता, समाज परिवर्तन लाना, उसके आधार पर परिवर्तित व्यवस्था का एक सपना, उसको साकार करना। और ये हम करेंगे सब क्षेत्रों में, तो भारत दुनिया को जो देना चाहता है,
जो दुनिया चाहती है भारत से मिले और जो देना दुनिया को भारत का कर्तव्य बनता है आज की स्थिति में, वो करने के लिए सक्षम होगा। और इसलिए जो कार्यकर्ता यहां पर आए 426, वो केवल किसान संघ के कार्यकर्ता है और प्रचार प्रसार करते, आंदोलन करते, ऐसा नहीं। किसान संघ जिस विचार पर चलता है उसको जीना उन्होंने प्रारंभ किया है। वो स्वयं कृषि करते हैं, जैविक कृषि, गौ आधारित कृषि करते हैं। उनके अनुभव मैंने सुने। देश भर में घूमता हूं तो जगह जगह ऐसे प्रतिमान दिखते हैं। 1.5 एकड़ में बिना पानी की जगह जैविक गौ आधारित कृषि के आधार पर हरा भरा हो गया। 7 एकड़ में ऐसा प्लानिंग किया कि लगभग 60-70 प्रकार की फसल वहां से निकलती है, मसालों के पदार्थों से लेकर तो अन्न तक। और आराम से वह किसान बिना किसी का कर्जा लिए और बिना कहीं दुकान में जाए ये करता है। ऐसे देश भर में इसके वर्केबल मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स ऐसे तैयार हो गए। हमको लगता है अपने देश के शास्त्रज्ञों ने, अध्येता लोगों ने वहां जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उस पर भी पेपर्स तैयार करने चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान अपना ज्ञान है इतना ही नहीं है, ये ज्ञान आज भी अपने लिए उपयुक्त है। आज भी यह सारी दुनिया को संकट के कगार से वापस ला सकता है। दुनिया भी उसको चाहती है। इसलिए यहां पर उसके ऐसे प्रतिमान बनाकर हमारे खेती का, जीवन का तरीका ऐसा हो जाए, ये परिवर्तन हम अपने देश में लाएंगे तो दुनिया आज जिन संकटों से भयातंकित है वो सारे संकटों का मुकाबला कर लेगी और एक सुखी सुंदर मानवता के नाते भविष्य की उन्नति की ओर गति से आगे बढ़ सकेगी। इतना बड़ा ये काम है और इसलिए इस काम का पुरस्कार तो हम करते ही हैं, परंतु मैं ये आह्वान करता हूं कि ऐसे प्रयोग हम करें। इसके लिए किसानों के लिए आवश्यक ऐसी कई बातें करनी पड़ती है, वो मिलकर करें। नीतियां बदलेगी, सरकार करेगी तब करेगी, उसके लिए संघर्ष करने वाले संगठन भी है किसान संघ जैसे। लेकिन ऐसा करते हुए करने वाले हम लोग सामाजिक स्तर पर इकट्ठा होकर एक एक चीज करती चले। फसलों के भंडारण की आवश्यकता है तो भंडारण करने की व्यवस्था अगर एक आध खंड में 100-200 किसान एकत्रित आकर कर लेते हैं अपने खंड की, तो कोई रोकने वाला नहीं है और वो होगा। 100 किसान इकट्ठा आते तो उनका बल कम नहीं होता। ऐसा करना पड़ेगा। प्रसंस्करण की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी और अपने बल पर वहां छोटे प्रमाण में उपस्थित करनी पड़ेगी। छोटे प्रमाण में करेंगे तो उपकारक भी होगा, क्योंकि कारपोरेट हो जाता है तो फिर केंद्रित हो जाता है, फिर करने वाले स्वतंत्र नहीं रहते। विकेंद्रित उत्पादन होता है तो उत्पादन भी ठीक होता है, करने वालों की स्वतंत्रता पर भी कोई मार नहीं पड़ती। मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस की रास्ते पर चलकर इन सारी बातों को हमने खड़ा किया तो इसके उदाहरण देखकर सब लोग करने लगेंगे। सब लोग करने लगेंगे तो नीतियों को इसके पीछे ही आना पड़ेगा। ये परिवर्तन आज दुनिया के लिए आवश्यक है, अपने देश के लिए आवश्यक है और इसलिए ये जो काम चल रहा है उसको हम सब लोग हाथ लगाए, हम सब ऐसा करें, हम सब इसमें जुटे। ये कोई आंदोलन का काम नहीं, ये किसी एक के लिए काम नहीं चल रहा है, ये समस्त किसानों के लिए है और समस्त किसान यानी भारतवर्ष का प्राण है। ये समस्त भारतवर्ष के लिए है और भारतवर्ष के लिए है इसका मतलब आज होता है कि ये सारी दुनिया के लिए है, क्योंकि आगे चल के दुनिया के तरीके को निर्धारित करने वाले 3 देशों में भारत का नाम है, ऐसा अभी किसी विदेशी ने कहा है। मैं कहता हूं 3 देश क्यों, आगे चल के दुनिया के तरीकों को अपने प्रेम और दोस्ती से सबको सिखाने वाला भारत ही हमको खड़ा करना है। उस भारत को खड़ा करने के लिए ऐसे कामों में हम सबका सहभाग, सबका सहयोग चाहिए। उसका आह्वान आपके सामने करता हूं
और मेरे 4 शब्द आपने सुन लिए, इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मेरे भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की। ऐसा प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमारे लिए गौ आधारित खेती के लिए एक संकल्प लेकर हम यहाँ से जाएं। हमारे परिवार के मुखिया जी द्वारा इस प्रकार का जो एक प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमें मिला है, हमारे यहाँ जो संकल्पित किसान भाई आए हैं, एक मेरे साथ नारा लगाएंगे, गौ आधारित खेती को अपनाएंगे, गौ आधारित खेती को अपनाएंगे। आभार व्यक्त करने के लिए माननीय प्रांत अध्यक्ष श्रीमान संजीव जी। भारत किसान अभी सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं, भारत किसान व्यवस्था बनाए रखें। भारत किसान संघ जिंदाबाद। गौ आधारित जैविक कृषि कृषक सम्मेलन में पधारे परम पूज्य सरसंघचालक जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय सह जैविक प्रमुख ठाकुर धर्मपाल जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में हमें प्रेरणा मिली, सहयोग मिला, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। जैविक गौ आधारित कृषि करने वाले किसानों का कार्यक्रम में जो सम्मानित हुए हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन। भारतीय किसान संघ के इस गौ आधारित जैविक कृषि कार्यक्रम के में इसमें सहयोग करने वाले कुछ संस्थाएं हैं जिनका हमें सहयोग मिला। जम्बूद्वीप मंदिर समिति हस्तिनापुर, मोती धनुष मंदिर समिति, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन, नगर पंचायत हस्तिनापुर के अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी, आप सभी का हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का आभार। भारतीय इसे सम्मेलन में जिन जिन कार्यकर्ताओं, जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, उन सब का हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भारत माता की। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद।